तो लास्ट क्लास में अब तक अपन ने जो पढ़ा था वो अपन ने कल रिवाइज कर ही लिया। रिवाइज करा देते हैं लगा के 10 मिनट, फिर जो लिखना है वो आगे वो अपन लिखते हैं। तो तुमने किया था इकोनॉमिक्स। ओहो, सबसे पहले अपन ने इकोनॉमिक्स पढ़ा, क्या होती है इकोनॉमिक्स। तो हमने कहा रिसोर्सेज कम है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यूनिवर्सल फैक्ट है, उसके ज्यादा है तो डिवाइड करना पड़ेगा, उसको एलोकेट करना पड़ेगा, रिसोर्स को कितना यूज करें। यही हमारे सामने क्या है, प्रॉब्लम है। इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। जब हम इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स arising out of the fact that the resources are scarce in relation to their wants and scarce resources have, और यहां तक बात समझ में आती है। गया था बर्थडे पर 5,000 रुपए मिले आपको, है ना। उसमें आप बहुत से ऑप्शन है आपके पास, अब आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से उसको यूज किया जाए जिससे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इसी तरीके से एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि इन्वेस्टर किस तरीके से अपने कैपिटल करे, पैसे को इन्वेस्ट करे जिससे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो यही इकोनॉमिक्स में आप पढ़ रहे हैं हर चीज में, और डे टू डे लाइफ के अंदर आपके पास इकोनॉमिक्स चलती है। फिर हमने कहा कि इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, किस लेवल पर, माइक्रो लेवल, एट द लेवल ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। और जो ये स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, यही क्या है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, मार्केट, इकोनॉमी से कुछ भी कम होगी। इवन अपन ने बात करी थी कि अगर हम पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरे इंडिया लेवल पर, तब भी वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। फिर हमने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पर चीजों को पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। एग्जाम्पल या नेशनल इनकम, नेशनल इनकम पूरी कंट्री के लेवल पर निकलता है, इकोनॉमी के लेवल पर निकलती है। अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्ट की डिमांड देखते थे, एक थे कि आप ये प्रोडक्ट इन प्राइस पर ना खरीदना। मार्केट डिमांड में भी कंज्यूमर्स होते थे, एक ही प्रोडक्ट की डिमांड सब, कि आप इस प्रोडक्ट को इन कितना खरीदना चाहते हैं, सबसे पूछा, सबका टोटल मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने पूरे साल में प्रोड्यूस किए हैं उन सब की डिमांड की बात कर रहे हैं। हमने कहा एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये आपके पास यूनिट आएगी, 12 मार्क्स की यूनिट होगी, एग्रीगेट डिमांड एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। फिर अपन ने बात करी कि इकोनॉमी क्या है, तो अपन ने कहा इकोनॉमी इज अ सिस्टम spread over a particular area that reveals about the activities in that particular area. So the people of the concerned area and their, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, वो कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस लेवल पर, क्या वॉल्यूम है उनका, ये सब हमें उसके बारे में बताता है। मतलब वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या लेन देन कर रहे हैं आपस में, ये सब एक सिस्टम बताता है। उस सिस्टम को ही क्या कहते हैं अपन, इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने बात करी। फिर उसके बाद अपन ने बात करी नेशनल इनकम में, आपके पास में 12th क्लास की बात आ गई। हमने कहा नेशनल इनकम 10 मार्क्स का आपके पास में टोटल ये यूनिट है नेशनल इनकम। 2, 3 और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, दूसरा स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, तीसरा 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड देन इंटरसेक्टरल फ्लोज। अपन यहां तक पढ़ चुके हैं इंटरसेक्टरल फ्लोज तक। आज अपने को करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी के साथ ये फिर फर्स्ट चैप्टर आपका
ये थ्योरेटिकल थोड़ा मजा आएगा, है ना। चैप्टर बच्चों को दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है, समझ में नहीं आता कुछ, ठीक है, सब क्लियर है, मतलब वहां पे बच्चा गोल हो जाता है कि ये आपके पास ये पढ़ लेते हैं एक बार रिवाइज। गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट आर दोज गुड्स close to the boundary line of production which are ready for use by their final users and value is not to be added। अब वैल्यू एडिशन नहीं करना, प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और वैल्यू एडिशन भी कंप्लीट हो चुका है। फाइनल गुड्स दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और वैल्यू एडिशन भी कंप्लीट हो चुका है। फाइनल यूजर कौन, या तो प्रोड्यूसर। अगर फाइनल यूजर गुड्स को क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स को, क्लियर है। जो खर्चा कंज्यूमर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल, जो खर्चा प्रोड्यूसर्स करते हैं ऑन द परचेज प्रोड्यूसर गुड्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर यहां तक। अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है फाइनल गुड्स पर तो क्या करें, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड कर दें। इसके जस्ट तीनों अपोजिट पॉइंट, गुड्स आर दोज गुड्स क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर एंड वैल्यू इज 1000 में वो कस्टमर को। ये जो शर्ट इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर है, ये कौन सा गुड है, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। दोनों में से एक भी चीज बाकी है, क्या तो प्रोडक्शन या तो वैल्यू एडिशन, तो उस केस में हम कहेंगे वो इंटरमीडिएट। फिर हमने कहा इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स तो वो गुड्स हैं जो एक फर्म पर दूसरी फर्म से आइदर एज रॉ मटेरियल और एज, हमने कहा इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय वन फर्म आइदर एज रॉ मटेरियल। सारे फाइनल गुड है, ये सारे इंटरमीडिएट गुड है, नहीं बना सकते क्योंकि एक ही गुड सेम प्रोडक्ट फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। किस चीज पे डिपेंड, उसके एंड यूज पर डिपेंड करेगा। स्टूडेंट फाइनल घर पर यूज कर रहे हैं तो फाइनल गुड है, यूज कर सर्विंग कॉफी और टी दैट इज इंटरमीडिएट गुड है। बताओ बात समझ में आ गई। फिर दिमाग में पॉइंट ये आया कि हम क्या ये पढ़ क्यों रहे हैं क्लासिफिकेशन की, फाइनल गुड कौन सा, इंटरमीडिएट कौन सा। तो हमने कहा कि जब हम जीडीपी एस्टिमेट करते हैं, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी काउंट करते हैं पूरे साल में हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूस हुए हैं उन सब की टोटल को ही क्या कहते हैं अपन, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में है। फिर अपने कहा कि जब हम जीडीपी में वैल्यू इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करते हैं, कौन से गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी इंक्लूडेड बिकॉज द वैल्यू गुड्स इज ये करिए कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल को डिफाइन कैसे करें, काउंटिंग द वैल्यू मोर देन वंस इज डबल काउंटिंग। और हमने कहा था कि ये इंटरमीडिएट गुड में जब वुड खरीदी 10,000 में, उससे चेयर्स बनाकर चेयर्स को 20,000 में सेल आउट किया, ये जो फाइनल गुड है 20,000, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है 10,000। उसके बाद अपन बात करी, फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन का सेकंड टाइप, हमने कहा कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, fixed assets of the producers and are used for the production of
other goods. Capital goods are the fixed assets of the producer and are used for the production of other goods. फिर अपन ने बात करी एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी होगा। कंज्यूमर गुड्स का दूसरा नाम कंजप्शन गुड्स भी हम इनको कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कितने तरीके के होते हैं कंज्यूमर गुड्स? 4 तरीके के। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। हमने कहा ड्यूरेबल का मतलब जिनकी लाइफ लंबी होती है 3 to 5 years। क्या इनको बार बार यूज कर सकते हैं उस टाइम के अंदर? कैन बी रिपीटेडली यूज। इनकी वैल्यू ज्यादा होगी, हाई वैल्यू। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मशीन, एसी, कार वगैरह। जो सेमी ड्यूरेबल की बात करें, साल के आसपास हो और क्या 1 साल तक उनको बार यस कंपैरेटिवली अगर इनके साथ बात करें ड्यूरेबल के साथ तो इनकी वैल्यू कम होगी, रिलेटिवली लो वैल्यू। एग्जांपल क्लोथ्स हैं, टॉयज हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स, क्रोकरी, जो भी है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ये क्या है? एक बार में ही कंज्यूम हो जाता है, यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, इसीलिए इनका नाम है सिंगल एक्ट कंजप्शन गुड्स। क्या बोलते हैं इनको अपन? सिंगल एक्ट कंजप्शन गुड्स। क्या इनको बार बार यूज कर सकते हैं अपन? नहीं, एक बार यूज करेंगे, भी रिपीटेडली यूज। और जब एक बार यूज हो सकता है तो इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, लो वैल्यू। और एग्जांपल टूथपेस्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, बटर, कुछ भी ले लो। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज को भी गुड्स के फॉर्म में डिफाइन किया है। सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स। सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हमने कहा नॉन मटेरियल गुड्स का मतलब क्या है? जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, मतलब नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई। इसको हम स्टोर करके नहीं ले जा सकते, जिसको देना है सर्विस डायरेक्टली दी जाती है, तो हमने कहा विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फिर इसके बाद अपन ने फिर वही पढ़ा, क्या अपन लिस्ट बना सकते हैं ये कैपिटल गुड है, ये कंज्यूमर गुड है? नहीं बना सकते। सेम गुड में भी कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड किस चीज पे डिपेंड करेगा? एग्जाम्पल लिया स्विंग मशीन, घर पे यूज अगर हाउस होल्ड तो वो क्या है? ड्यूरेबल यूज, कंज्यूमर गुड। अगर वही एक टेलरिंग शॉप में यूज किया जा रहा है तो कैपिटल। कोई दिक्कत यहां तक? फिर अपन ने कहा क्या सारी मशीनें कैपिटल गुड्स होती है? नहीं, यही तो एग्जांपल पढ़ा अभी स्विंग मशीन। ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स। एग्जांपल स्विंग मशीन। फिर अपन ने कहा प्रोड्यूस 2 तरीके के होते हैं, कुछ उसके फिक्स एसेट्स होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह। जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनको तो अपन क्या कहते हैं? कैपिटल गुड। तो क्या सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स हैं? यस। बट क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हैं? नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी होता है, ये अपन ने बात करी। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये आपने पढ़ लिया कि प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरीके के हैं। सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होंगे बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी होता है। इसके बाद अपन ने ये पढ़ा स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट ऐसी क्वांटिटी है, स्टॉक रेफर्स टू अ क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी क्वांटिटी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, अपन क्या कहते हैं? स्टॉक। टैंक बैलेंस अभी कितना है, टैंक में पानी, वाटर इन अ टैंक अभी कितना है, डेली पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो अपने का स्टॉक रेफर्स टू अ क्वांटिटी। पैसा फिलहाल कितना रखा है, प्रॉपर्टी, कैपिटल। इवन मैंने एक सप्लाई ऑफ मनी बताया था। हमने कहा सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, या मनी सप्लाई। ये आपके पास मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट में, मनी के चैप्टर में, चैप्टर नंबर जैसे इसके बाद 3 के बाद 4। तो सप्लाई ऑफ मनी refers to the stock of money. Supply of money refers to the stock of money at particular point of time. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा रखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ मनी। पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हैं तो इसलिए ये भी क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझ में आई? ऐसी क्वांटिटी है जो हम मेजर करते हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो रेफर्स टू अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें पीरियड देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल आपने कहा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। एक तरीके से हम प्रॉफिट्स कह सकते हैं। फिर अपन ने कहा इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स। जब इनकम की बात है, अगर कोई इनकम पूछता है तो टाइम के अकॉर्डिंग बताएंगे।
सेविंग्स कितने टाइम में कितना सेव किया, प्रोडक्शन कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो ये सारी चीजें किसके रिलेटेड बात होंगी, टाइम से रिलेटेड बात होंगी। डेप्रिसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा, नंबर ऑफ बर्ड्स आपके पास में टाइम के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, या आप कहोगे लीकेज फ्रॉम द वाटर टाइम के अकॉर्डिंग बताओगे कितने टाइम में कितना लीकेज हो गया। और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी मैंने बताया, पूरे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी डिमांड या उनकी सप्लाई की बात हो रही है, इसका मतलब वो भी पूरे साल के लिए देख रहे हैं, दैट इज फ्लो। क्लियर यहां तक। टाइम किसमें नहीं देखते, किसमें डायमेंशंस नहीं है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल, जबकि फ्लो इज टाइम डायमेंशनल। स्टॉक फ्लो को इंपैक्ट, स्टॉक को इंपैक्ट करता है, जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा स्टॉक, जितना ज्यादा, इस तरीके से आप कुछ इतना पढ़ लिया अपन ने। और फिर इसके बाद अपन ने ये पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर हैं। पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एंड लास्ट तो रेस्ट ऑफ द। सब में कितनी कितनी लाइनें, 2 बातें पढ़ी। हाउस होल्ड सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ, कौन आता है इसमें, ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने कहा ये क्या होते हैं, ये कंज्यूमर, द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। 2 बातें क्या, हाउस होल्ड कंप्राइजेज ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बात करिए प्रोड्यूसर सेक्टर। अपने प्रोड्यूसर सेक्टर इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग फर्म्स इन द इकोनॉमी। जितनी भी प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं वो सब प्रोड्यूसर सेक्टर में आती है। फिर हमने कहा करते क्या है, दे हायर और परचेज, household sectors, they hire or purchase factor production from the। फिर हमने बात करी गवर्नमेंट सेक्टर, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी परफॉर्म सच फंक्शंस एज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। लास्ट आ गया एक्सटर्नल या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। हमने कहा इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फ्लो किसके बीच, बिटवीन डोमेस्टिक एंड रेस्ट, फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ। कोई दिक्कत यहां तक, ये अपन कर चुके थे, इतना अपन ने लिख लिया था। और बाकी जो इंटरसेक्टरल फ्लोज पढ़ा था वो हमने कल किया था, जो कि अपन ने लिखा नहीं है, जिसको आज लिखेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सारी स्लाइड्स को मर्ज वीडियो बना देंगे एक चैप्टर की, और फिर मिल जाएगी आप लोगों को प्रॉब्लम। ये तो नोट्स की भी कोई दिक्कत है नहीं। कल क्या पढ़ा था उसकी बात करते हैं अपन। कल अपन ने पढ़ा इंटरसेक्टरल फ्लोज। इंटरसेक्टरल फ्लोज जितना रेलिवेंट है वो सारी चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा, लास्ट में फिर बुक देख लेना, इंटरसेक्टरल फ्लोज पढ़ा अपन। तो इसके लिए अपन ने ये कहा कि अपन ने कहा कि हाउस होल्ड सेक्टर, इन शॉर्ट अगर मैं लिख लूं हाउस होल्ड सेक्टर, चलो लिख लेते हैं। फिर हम प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। हमने कहा हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर। किस चीज के लिए, ये डिपेंडेंट का मतलब किस पे डिपेंडेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन गुड्स,
डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोड्यूसर सेक्टर किस पर डिपेंडेंट है? हाउस होल्ड सेक्टर पर फॉर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फिर अपन ने कहा गवर्नमेंट सेक्टर। फिर हमने कहा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, और प्रोड्यूसर सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंडेंट है। फिर अपन ने बात करी हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों किस पर डिपेंडेंट है? ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट सेक्टर पर डिपेंडेंट है फॉर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और फिर अपन ने बात करी कि गवर्नमेंट सेक्टर किस पर डिपेंडेंट है? गवर्नमेंट सेक्टर दोनों पर डिपेंडेंट है फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए जो अपन ने लिखा। क्लियर यहां तक? ये डायग्राम क्लियर हो गया कि हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन। Producer sector depends on the household sector for the factor services required for the production of goods and services. Both household sector and producer sector depends on the government sector for law and administrative services, and government sector depends on both household sector and producer sector for its tax and non-taxes. In this way, each sector is dependent on one another. This mutual interdependence between the sectors leads to intersectoral laws. क्या बात समझ में आ गई? ठीक, अब इसको लिखना चालू करेंगे। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे द हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर household sector depends on the producer sector for the supply of goods and services needed for consumption. Depends on the household sector, the producer sector depends on the household sector for the supply of factor services required for the production of goods and services.
हाउसहोल्ड सेक्टर and producer sector depends on the government sector for law and administrative services. ठीक है, ठीक है. Both household sector and producer sector depends on the government sector for law and administrative services. Government sector the government sector depends on both household sector and producer sector for its tax receipts. Tax यहां तक बात समझ में आई. इसके बाद अपने को लिखना है इन दिस वे. अब इसमें लिखना तो यही था, चलो कंटिन्यू लिख लेते हैं, अगले लिख लेते हैं. इन दिस वे each sector is dependent on the other sector. In this way, each sector is dependent on the other sector in one way or the other. This mutual interdependence between the sectors leads to intersectoral flows. ठीक है, समझ में आया. तो अपन इस बात को ऐसा भी लिख सकते थे कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द सेक्टर्स की वजह से ही क्या होते हैं आपके पास इंटरसेक्टरल फ्लोज होते हैं. यहां तक कोई डाउट किसी को? सिंपल सा बात. ठीक है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस
sectors leads to intersectoral flows. ठीक है, हमने कहा म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेक्टर्स लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लोज। इंटरसेक्टरल फ्लोज दो तरीके के हो सकते हैं, दैट इज रियल फ्लो ठीक है, the intersectoral flows can be categorized as a रियल फ्लो। और रियल फ्लो क्या होता है आपके पास, refers flow of goods and services among the different sectors of the economy। ठीक है, दूसरा होगा मनी फ्लो। मनी फ्लो refers to the flow of money across the different sectors of the economy। ठीक है, समझ में आई बात। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फ्लो ऑफ मनी। ठीक, ये ध्यान रखो। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है उसको हम रियल फ्लो कहते हैं, और जो मनी का फ्लो है उसको हम क्या कहते हैं, मनी फ्लो। चलो आइए, इसके बाद मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर क्या सप्लाई करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को,
फैक्टर सर्विसेज। ठीक। और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या सप्लाई करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो ये दोनों ही फ्लो कैसे फ्लो हैं? रियल फ्लो। और ये भी क्या है? रियल। फिर अगर अपन बात करें तो अपन कहेंगे कि जब इन्होंने इसको ठीक, तो इन्होंने अगर गुड्स एंड फैक्टर तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देगा बताइए? पैसा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर इनको देगा पैसा। ठीक। तो इनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और यही क्या है? मनी। सेम अपन ने यहां बात करनी है कि ये अगर गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर इनको क्या देगा? पैसा देगा। अपने का हाउस होल्ड सेक्टर इनको पैसा देगा। ठीक। हाउस होल्ड सेक्टर देगा। ठीक। उनका हाउस होल्ड सेक्टर इनको पैसा देगा। दैट इज मनी फ्लो। तो यहां से क्या बात निकल कर आई कि आपके पास मनी फ्लो होता ही क्यों है? क्योंकि रियल फ्लो होता है। तो हमने कहा मनी फ्लो इज द रेसिप्रोकल ऑफ is the reciprocal of रियल फ्लो। क्योंकि मनी फ्लो होता है, सॉरी रियल फ्लो होता है, इसीलिए मनी फ्लो होता है। क्लियर है? तो अगर फ्लो होगा ही नहीं, इज द रेसिप्रोकल ऑफ रियल। आगे यहां तक बात, ये यहीं तक करना था अपने को आज। इसके बाद टॉपिक जो इसमें रहे हैं आपको बता देता हूं, उसको लिख। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या टॉपिक है अगला? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले क्या होता है अपने पास? प्रोडक्शन। क्या होता है? जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो क्या इससे लोगों की इनकम जनरेट होती है? तो हमने कहा फिर प्रोडक्शन करने की वजह से इनकम जनरेट हो जाती है। और जब लोगों की इनकम जनरेट होती है तो क्या वो खर्च करेंगे? यस। फिर वो एक्सपेंडिचर करेंगे। और जब वो खर्च करते हैं क्या, तो फिर दोबारा प्रोडक्शन की जरूरत महसूस होती है। यस। तो ये जो फ्लो है आपका, ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा। ये जो साइकिल है कि सबसे पहले प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट होगी तो लोग खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो फिर दोबारा प्रोडक्शन की जरूरत होगी। तो इसका मतलब ये जो सर्कुलर फ्लो है ये आपके पास चलता रहेगा इसी तरीके से। ये तीनों स्टेजेस तीनों सेक्टर्स के बीच चलती रहेगी। इस कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में लिख भी लेंगे और बना भी लेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताइए। ठीक है? तो ये अपन ने कर, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट नोट्स के साथ, और फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट